नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे शिक्षा से जुड़ती लड़कियां। बेटियों को पढ़ते देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। देश में स्कूल छोड़ने वाली बेटियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। साल 2019 में 10 लाख बेटियां स्कूल छोड़ देती थीं। अब ये संख्या घटकर 3 लाख रह गई है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। इनमें से बहुत सी बच्चियों को घरेलू कामकाज में झोंक दिया जाता है। बहुत ही बच्चियां अपने मजदूर माँ बाप के बाहर जाने पर घर में भाई बहनों की देखभाल करती हैं। कुछ बच्चियों की शादी हो जाती है। इसके बाद जो स्कूल की दहलीज पर पहुंचती हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं रहता। वर्ल्ड बैंक के सर्वे में बताया गया है कि 5 साल तक स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी 55% बच्चियां एक वाक्य नहीं पढ़ पाती हैं। एक तरफ स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों की संख्या में कमी आई है, तो दूसरी तरफ बच्चियों की शिक्षा का स्तर चुनौती बना हुआ है। इस माहौल में बच्चियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, समाज के समक्ष ये प्रश्न बड़ा चिन्ह है। तो साल 2019-20 में सारे देश में 10 लाख बच्चियां स्कूल छोड़ देती थीं, लेकिन साल 2021-22 तक आते आते इन बच्चियों की संख्या घटकर 3 लाख रह गई। ये सारे देश का आंकड़ा है। लगभग 70% का सुधार हुआ है। पिछले 3 वर्षों में बच्चियों की ड्रॉप आउट रेट में उल्लेखनीय कमी आई है। यह आंकड़ा यूनिसेफ के सर्वेक्षण में सामने आया है। इसका कारण बच्चियों को साइकिल देने से लेकर मध्याह्न भोजन, ड्रेस, निःशुल्क शिक्षा जैसी और भी योजनाएं बताई जा रही हैं। सामाजिक तौर पर महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। हालांकि ड्रॉप आउट रेट के मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चियां अभी भी स्कूल छोड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों की संख्या 11,000 के आसपास है। बच्चियों के स्कूल छोड़ने के अनेक कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा तो सबसे बड़ा कारण है ही। सामाजिक माहौल के कारण भी बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में एक ऐसा वाकया सामने आया था, जब एक गांव में बच्चे को स्कूल भेजने पर 2 पक्ष लड़ने लगे। और गांव में बच्ची को स्कूल भेजने की परंपरा नहीं है। परंपरा तोड़कर जब एक दलित बच्ची स्कूल जाने लगी तो उसके परिजनों पर हमला किया गया। ऐसे अनेक कारण हैं। जरूरी नहीं कि गरीबी के कारण ही बच्चे स्कूल छोड़े। कई परिवारों में बच्चियों की पढ़ाई अभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। स्कूल में टॉयलेट का ना होना, स्कूल की घर से दूरी, बच्चियों की सुरक्षा भी सबसे बड़ा कारण है। इन सब के बावजूद बच्चों के ड्रॉप आउट रेट में कमी आना जहां सुखद संकेत है, वहीं बच्चियों की शिक्षा का स्तर अभी भी चुनौतीपूर्ण है। कई जगह बच्चियों को खुद का नाम लिखना तक नहीं आता। बहुत से स्कूलों की बच्चियां लिखा हुआ ठीक से नहीं पढ़ पा रही हैं। ड्रॉप आउट रेट में कमी के बीच शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए, ड्रॉप आउट रेट को और कम कैसे किया जाए, पढ़ने लिखने वाली बच्चियों को सही दिशा कैसे मिले, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होना चाहिए इसका हल, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट कम है लेकिन एकदम ख़त्म नहीं हुए हैं लोग। अभी भी बच्चियां जो है अभी भी स्कूल छोड़ रही हैं। स्कूल छोड़ने के पीछे के कारण और शिक्षा का सबसे बड़ी बात कि शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतरीन होना, क्योंकि पढ़ने वाली बच्चियां भी अगर एक वाक्य ना पढ़ पाएँ, किताब ना पढ़ पाएँ, लिख ना पाएँ ढंग से, तो वो फिर शिक्षा अधूरी ही है। डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं आप। डॉक्टर जवाहर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सर, आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो बच्चियां ड्रॉप आउट ले लेती हैं, जो ड्रॉप आउट रेट सामने आ रहे हैं, 10 से ये आंकड़ा 3 लाख पर पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ये भी देखा गया है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चियां पढ़ रही हैं, वो ढंग से एक सेंटेंस नहीं पढ़ पाती हैं, लिख नहीं पाती हैं। और जो बच्चियां छोड़ने वाली हैं उनके भी कई अलग अलग कारण हैं। शिक्षा, गरीबी तो है ही, उसके अलावा जो परंपराएं आज भी जीवित हैं हमारे समाज में 21वीं सदी में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो जो राज्यों में ग्रामीण इलाके या सुदूर इलाके या वन वनांचल ज्यादा है, वहाँ पे ये आंकड़े अभी भी बहुत सुधरे नहीं है, या सुधरे हैं तो देश के मुकाबले कम है।
हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इसमें प्रॉब्लम यही है कि 23वें 24वें नंबर पे ये साक्षरता में आते हैं और इनकी ड्रॉप आउट रेट में कमी की का दर भी थोड़ा धीमा है। और सामाजिक तौर पे चूंकि शहरीकरण उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो माँ बाप की सोच में बदलाव भी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन ये जो ड्रॉप आउट रेट जो कम हुआ है, इसका एक मेजर कारण है कि एक तो शहरीकरण होगा, दूसरा है कि टीवी है या इंटरनेट है। इन चीजों की वजह से माँ बाप में जितने लोगों में जागरूकता आई है उससे सुधार दिख तो रहा है, लेकिन हम लोग अभी दूर हैं बहुत जो आंकड़ा हमको चाहिए उससे। अब सर, हाल ही में एक जो घटना सामने आई थी कि दो पक्ष, एक ग्रामीण अंचल से ये खबर निकल कर आई थी कि दो पक्ष आपस में लड़ गए क्योंकि एक दलित चाहता कि उसकी बच्ची स्कूल जाए। ऐसी भी घटनाएं हैं जो परेशान करती हैं, ये बताती हैं कि अभिभावक चाहते हैं, फिर चाहे उनकी स्थिति जो भी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके घर का बच्चा है या बच्ची है वो पढ़े। और इस समाज में कुछ ऐसे दबंग लोग भी हैं जो इस चीज़ को नहीं होने देते, बच्ची की पढ़ाई नहीं होने देते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रामीण इलाकों में ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जितना भी दलित चाहे कि मैं स्कूल भेजूं तो वहाँ छूत छूत की ये बहुत बहुत चीजों की वजह से नहीं होने देते हैं, जो गांव के बड़े हैं या दबंग लोग हैं। और उसका मुझे लगता है एक मेजर कारण ये है कि राजनीति में भी हम जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। तो जाति के आधार पर जब आप लीडर खड़े करते हैं, इसका मतलब है कि आप ये दबंग वहीं से शुरू करते हैं अपना काम, कि अगर ये जाति मुझे वोट दे रही है और वो जाति नहीं दे रही है तो उसका ध्यान मैं क्यों रखूं, जबकि शिक्षा में इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, अब राजनीति को आप अगर रोक पाए कि इसमें जातिगत समीकरण ना रखें और इस तरह की चीजें ना होने दें, तो शिक्षा का उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन आज की तारीख में ग्रामीण इलाकों में ये अभी भी जातिगत फैसले की शिक्षा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये आगे का है ये पीछे का है, ये चीजें अभी भी हैं। डॉक्टर जवाहर, एक सवाल अगेन इज कमिंग कि हम बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जो बच्चे हैं माता पिता वो कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका इतना ही बजट है कि वो सरकारी स्कूल में ही भेज सकते हैं। और वहाँ जो हम देखते हैं हालात, कई ऐसी स्टोरीज हमने अलग अलग कार्यक्रमों में की हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्कूल में एक शिक्षक 5वीं तक के बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ा रहा है। एक शिक्षक है या फिर शिक्षक ही नहीं है, बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं। ये तो मध्याह्न भोजन, साइकिल, यूनिफॉर्म जैसी और भी योजनाएं हैं जो बच्चों को आकर्षित करती हैं, माँ बाप को आकर्षित करती हैं कि बच्चा जाएगा कम से कम खाना खा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो शिक्षा का स्तर, वो लेवल नहीं मिल पा रहा है। तो आगे ये बच्चे क्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे आने वाली जनरेशन के साथ? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि टीचरों की भारी कमी है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में। और उसका अगेन मैं कारण ये बोलूंगा कि टीचर खुद है, कि सब टीचरों को शहरों में या शहर के पास या अपने घर के पास ही पोस्टिंग चाहिए, और ग्रामीण इलाकों में कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए आप देखेंगे कि सोशल स्टडीज के टीचर एक्सेस में होते हैं शहर में, और वहाँ ग्रामीण इलाकों में एक ही टीचर 5वीं तक पढ़ा रहा होता है। तो टीचरों को भी जरा समझना पड़ेगा और शासन को भी थोड़ा सख्ती से ये लागू करना पड़ेगा कि 5 साल ग्रामीण इलाके की आपकी पोस्टिंग जो है वो कायम है, और आपको 5 साल वहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा और पोस्टिंग राज चलता रहेगा, तब तक ये जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें शिक्षकों की भारी कमी होती रहेगी, और इसमें सफर करेंगे सिर्फ बच्चे। बिल्कुल। लेकिन जवाहर साहब, अब ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो खासतौर पर संविदा में पढ़ाने वाले टीचर्स थे उन्हें भी रियल पोस्टिंग, प्रॉपर पोस्टिंग, परमानेंट पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी। उन्होंने भी किस तरह से आंदोलन किए, और फिर इन्हीं टीचर से बाकी सारे काम भी लिए जाते हैं। पोलियो की दवा पिलाना, हम देख रहे थे कोरोना के टाइम पे भी कई सारे ऐसे सवाल खड़े हुए थे। तो आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद कुछ बदलाव आपको दिख रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि मेन जो जमीन पर जाकर बदलाव होने चाहिए उन्हें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं, नई शिक्षा नीति है तो बेहतरीन, लेकिन इसका चैलेंज ये है क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है बनाई केंद्र सरकार ने। हर राज्य में ये शिक्षा नीति को अपनाने का राज्य शासन का अधिकार है, और हर राज्य में इसकी गति अलग होती है और इसका प्रारूप अलग होता है, और इच्छा शक्ति भी अलग होती है। तो जमीन पे क्या होगा उस राज्य शासन पे डिपेंडेंट है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने टीचरों को या शिक्षकों का ध्यान नहीं रखा, तो शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही बिगड़ेगी। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है
कि टीचरों का अपग्रेडेशन होना चाहिए, उनकी बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सब चीजें कहा गया है। प्लस जहाँ पे टीचरों की कमी है वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी कहा गया है। हाँ, लेकिन ये सब मूल रूप में जमीन पर कितने अच्छे से उतर पाती हैं, उसी पर डिपेंड होता है कि आगे का स्वरूप क्या होगा। एक सवाल और डॉक्टर साहब की जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उनको लेकर काफ़ी इन दिनों तारीफ हो रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा स्कूल्स को लेकर काम किया और कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में वहाँ पर भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो कंपैरिजन टू क्वालिटी, क्या आपको लगता है कि जो स्कूल दिल्ली में डेवलप हो रहे हैं उस पैटर्न पर देश में काम होना चाहिए, या फिर हम अगर एमपी की बात करें तो सीएम राइज स्कूल, उनकी दिशा आपको ठीक दिख रही है? नहीं, जो दिल्ली का एक्सपेरिमेंट है वो पहला एक्सपेरिमेंट था इंडिया में, और वो बहुत सफल एक्सपेरिमेंट है। सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री जाके देख के आए हैं उसको। हाँ, ये यानी ये इच्छा शक्ति दर्शाता है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो कर सकता है। हाँ, इसी तरह से दिल्ली को देखकर छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, इस तरह से शुरू कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कम से कम किसी को देख के अगर हम बेहतर कर पाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। हाँ, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट अगर और कोई प्रदेश भी कुछ नया कर पाता है तो क्या बुराई है। एक अच्छी चीज जो दिल्ली शासन ने की है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया, उसने टीचरों की भी व्यवस्था ठीक की है। उसने एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के साथ सांठगांठ किया है कि वो उनके टीचर्स को ट्रेन कर सके। इस तरह से वो थोड़ा सा विजन दिखा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, 10 साल आगे की सोच रहे हैं। हर राज्य शासन को इस तरह से सोचना चाहिए। वन मोर थिंग इज दैट डॉक्टर साहब कि हम टीचर्स की भी क्वालिफिकेशन को लेकर बात करें तो जाहिर सी बात है जो टीचर्स पहले से अपॉइंट है और आज हम 5 साल 10 साल बाद अगर उन टीचर्स की शिक्षा को लेकर, उनकी टेक्निकल एजुकेशन को लेकर वो कितना क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में तकनीक ही साथ दी जब एजुकेशन की बात आई, तो आपको लगता है कि उनके भी स्किल्स पर काम करना चाहिए, ट्रेनिंग पर काम करना चाहिए? क्योंकि कई राज्यों से तो ये भी तस्वीरें निकल कर सामने आई कि जीके में भी जीरो थे टीचर्स, तो उनकी शिक्षा को लेकर भी बात होनी चाहिए डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि टीचर को लगातार अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट बच्चों के हाथ में आ जाने से वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका मानसिक विकास बहुत तेज हो गया है। उनके समकक्ष अगर टीचर को खड़ा होना है तो उनका भी विकास होना जरूरी है। इसलिए ये काम राज्य शासन का और केंद्र शासन के बोर्ड्स का है। सीबीएसई जिस तरह से है, उनको अगर हम उठाएंगे नहीं तो वो पिछड़ जाएंगे, और वो यानी ना सिर्फ मानसिक तौर पे बच्चे आगे हो जाएंगे बल्कि वो रेस्पेक्ट भी करना छोड़ देंगे कि ये टीचर हमारे कोई काम का नहीं है। इस वजह से करना जरूरी है। सर, जब सवाल शिक्षकों को लेकर होता है तो हम आज की तारीख में ये भी देखते हैं कि कई जगहों पर ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि अटेंडेंस ही नहीं होती टीचर्स की, टीचर्स पहुंचते ही नहीं हैं, या आप सैलरी तो बहुत बढ़िया ले रहे हैं लेकिन उस हद तक वो काम नहीं दे पा रहे। स्कूलों में आपका पहुंचना, या एक टीचर का 2-2 3-3 स्कूलों में अटेंडेंस लगना, यानी 2-2 3-3 जगह से वो आप सैलरी ले रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है, आपको लगता है सिस्टम पर सबसे पहले काम करने की ज़रूरत होगी? हाँ, सिस्टम में कसावट की जरूरत है। जैसे अभी के उदाहरण हैं कि शिक्षक जो है वो एक आइडल होता है किसी भी बच्चे का, स्कूल में होना चाहिए आदर्श तरीके में। तो इसमें जैसे एक टीचर मिली हमको एक स्कूल में, शासकीय स्कूल में, जो दारू पी के पड़ी हुई थी। हाँ, और बच्चे बता रहे हैं कि अमूमन ये ऐसी आती है। तो प्राचार्य क्या कर रही थी वहाँ पे, उनका डीईओ बीईओ क्या कर रहा था वहाँ पे, मॉनिटरिंग नहीं, अगर अमूमन ये करती है तो। एक ये उदाहरण है। दूसरा, किसी टीचर का अगर कहीं पे पोस्टिंग हुआ और वो जाना नहीं चाहता है वहाँ पे, तो अपने से किसी एक दूसरे आदमी को भेजता है जो कि रोल्स में नहीं है उसकी जगह पढ़ाने के लिए, जिसको हम प्रॉक्सी टीचर कहते हैं। ये दोनों तीनों उदाहरण जो है वो टीचरों के मूल्यों की गिरावट की तरफ दर्शाता है। तो कसावट के साथ साथ जो टीचर हैं उनके मूल्य को भी बढ़ाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाहर सूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जो कि शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी सवालों पर उन्होंने अपनी राय दी, अपनी बात रखी, और बहुत ही महत्वपूर्ण है जब शिक्षा की बात हो रही हो, शिक्षा के स्तर की बात हो रही है और ख़ासतौर पर बेटियों को पढ़ाने की बात हो रही हो, तो एक बहस का विषय है, चर्चा का विषय है, गंभीर विषय है, ताकि जिन भी चीज़ों को लेकर कमियां की जा रही हैं, जिन कमियों का आंकलन किया जा रहा है, उन्हें दुरुस्त किया जा सके, उन्हें ठीक किया जा सके। सवाल यही कि आखिर क्यों बच्चियों का ड्रॉप आउट अभी भी ज़ीरो नहीं हुआ है? अभी भी हम 10 लाख के बजाय 10 से हम 3 लाख पर आ गए हैं
कि 10 लाख से में वो जो बच्चियां ड्रॉप आउट ले रही थी वो अब 7 लाख बच्चियां जाने लगी हैं, यानी कंटिन्यू कर रही हैं स्कूल्स। और उसके अलावा अभी भी 3 लाख बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं। फिर आते हैं उनके स्कूल जाने के बाद वो पढ़ती क्या हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, तो क्या उन्हें वो शिक्षा मिल रही है जहाँ वो आज के इस दौर में जब उन बच्चों के सामने खड़े हुए जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई करके अच्छे फैकल्टीज़ के बीच में स्टडी करके अपना फ्यूचर करियर बिल्टअप कर रहे हैं, उनके सामने इन बच्चियों को कंपटीशन देने के लिए खड़ा कीजिए, तो क्या ये आज के इस दौर में सर्वाइव कर पाएंगी? क्या वो कंपटीशन में पास हो पाएंगी? अपना खुद का फ्यूचर करियर लेवल बढ़ा पाएंगी? ये तमाम सवालात हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रूरी है उस प्रदेश के लिए भी जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा महत्वता बच्चियों को दी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अपने आप को कहते हैं कि वो इन लाडलियों के मामा हैं। लेकिन इन लाडलियों का भविष्य इस स्कूल में संवर रहा है जिस स्कूल में शिक्षक शराब के नशे में पहुंचते हों, जिस स्कूल में शिक्षक पहुंचते ही ना हो, सिर्फ अटेंडेंस महज के लिए पहुंचते हों, जिन स्कूल्स में शिक्षकों का पहुंचना ना पहुंचना एकमात्र है क्योंकि एक ही कक्षा में, एक ही क्लासरूम में 5वीं क्लास तक के बच्चे बैठे और पढ़ाने वाला शिक्षक महज एक। क्या शिक्षा का स्तर बढ़ना नहीं चाहिए? उस पर सुधार नहीं होना चाहिए? क्या ये शिक्षक जो अभी पढ़ा रहे हैं उनको वक्त के साथ अपनी भी शिक्षा को और बेहतरीन नहीं करना चाहिए? ये तमाम सवालात हैं। सुमित रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल। सुमित रघुवंशी जी, बेटियों की शिक्षा को लेकर आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि बच्चियां जो ड्रॉप आउट लेती थी, 10 लाख की संख्या थी 2019 तक, अब 21 तक आते आते वो कम हो गई है, 3 लाख ही ड्रॉप आउट ले रही हैं जो आंकड़े बताते हैं। लेकिन अलग अलग संस्थाएं ये भी बताती हैं कि जो बच्चियां पढ़ भी रही हैं 5वीं 10वीं तक आते आते वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, उन्हें पढ़ना ही नहीं आता है। किताबों को पढ़ना बहुत दूर की बात है, वो एक सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसी भी स्टडीज सामने आई हैं। उसके अलावा जो बच्चियां अभी भी ड्रॉप आउट ले रही हैं उनके पीछे भी कई कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा तो है ही, उसके अलावा जो ग्रामीण अंचलों में परंपराएं हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाना है, दलित की बच्ची तो छुआछूत वाली भावनाएं, इन तमाम पहलुओं पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की जो विकृत मानसिकता है उससे पार पाने के लिए सरकार को कठोरतम कदम उठाना ही चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सरकारें कदम उठा भी रही है। जैसे मामा जी की सरकार की बात करें तो अपनी भांजियों के लिए अभूतपूर्व काम इन्होंने किया है, चाहे वो ड्रेस पहुंचाना हो, साइकिल पहुंचाना हो, लैपटॉप देना हो, फीस भरना हो या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो। इन चीजों को यदि आंकड़ों में हम बात करेंगे तो 2001 के आंकड़े, 2011 के आंकड़े और 2021-22 के आंकड़े में निरंतर मध्य प्रदेश आगे बढ़ता चला हुआ दिखता आ रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों के यदि रिजल्टों की बात करूंगा तो 2022 में ही हम देखेंगे तो 10th में नैन्सी दुबे ने टॉप करी है, 12th में प्रगति मित्तल ने, सुचिता पांडे ने, टॉपर्स लड़कियां लगातार देखने को मिल रही है यदि आप 2-4 सालों की बात करेंगे आप तो निश्चित तौर पर बदलाव आ रहा है। इसको समाज को, लोगों को, सरकारों को सामूहिक एक मुहिम के रूप में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर ये बदलाव आएगा जो हमारे समाज के लिए बहुत हितकारी भी होगा। सुमित रघुवंशी से काफ़ी बातें आपकी हैं जिस पर सहमति हो सकती है, लेकिन कई ऐसी बातें जिस पर असहमति भी है। कई सारे स्कूलों से, क्योंकि हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस तरह की खबरें उठाते हैं तो वो खबरें सामने आ ही जाती हैं जिनमें हम देखते हैं छत टपक रही है स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग में बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, उन्हें अलग से आंगन में कहीं पे गार्डन में जाकर पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स पहुँचते नहीं है, स्कूल में है भी तो एक टीचर है, वो 5-5 क्लास के स्टूडेंट्स को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ा रही है। और अगर ये क्वालिटी आपको अगर एक्सेप्टेड है कि इन बच्चों के साथ इसी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, तो फिर क्या सोचते हैं आप? ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि सुधार की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। हम पूर्णतः एक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए ये भविष्य में कभी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पुरानी स्थितियों से लगातार सुधार किस तरह से आ रहे हैं उनके आंकड़े भी बोलते हैं, और उनको लेकर भांजिया भी मामा को। अगर हम दिल्ली के स्कूलों से अगर सीख सकते हैं तो सुमित रघुवंशी जी, आपकी बात वहाँ फिट नहीं बैठती। और आप क्योंकि समाज सेवी हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि सुधार की आवश्यकता तो है, लेकिन जो कभी नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता। हम सीख क्यों नहीं सकते? हम सुधार क्यों नहीं सकते? हम सिस्टम को डेवलप क्यों नहीं कर सकते? जो हमेशा हम देखते हैं सिर्फ बात ही होती है उसके बारे में। निश्चित तौर पर पारुल जी, आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसको केवल सरकारें नहीं, केवल लोग नहीं, केवल शिक्षक नहीं, केवल विद्यार्थी नहीं,
सामूहिक मुहिम के रूप में लेकर आगे बढ़ने से ये सुधार होगा। तो हम किसी एक व्यवस्था को टारगेट करके यदि बात कर रहे हैं तो ये सुधार नहीं हो सकता है। सबको अपने अपने कदम आगे बढ़ाने लोगों की पड़ेंगे। तरफ से भी प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि जब काम की बात होती है, जब समाज सेवा की बात होती है, तो प्रयासों की भी बात होनी चाहिए। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 3 लाख से अगर और भी कम आंकड़ा करके लेके आना है तो उसके लिए प्रयास तो होने ही चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रयास होना चाहिए। नहीं, तो वही मेरा कहना है, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, तो आपकी तरफ से अब आप क्या सोचते हैं, क्या प्रयास आप लोग कर पाएंगे, आपसे जुड़ी संस्थाएं कर पाएंगी? सामाजिक तौर पर भी इनके लिए लगातार काम होते रहे हैं, सारे एनजीओज काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस चीज के प्रयास होने चाहिए। और आंकड़े हमारे यदि सुधर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। यदि आप ठीक है, बहुत साक्षरता की शुक्रिया बात हमारे मध्य साथ प्रदेश जुड़ने की के लिए। बात करेंगे। जी सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जब बात होती है कि आप क्या प्रयास कर सकते हैं, तो प्रयासों में भी तो ये बताया जाएगा ना कि हम कर क्या सकते हैं। खैर, जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो एनजीओज हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर ये आंकड़े कम नहीं हैं, मतलब इसको जीरो पर लाने की ज़रूरत है। और जो बच्चे जा रहे हैं, यानी अगर 10 लाख से 7 लाख पर भी आंकड़ा आया है, तो इन 7 लाख बच्चों को शिक्षा कैसी मिल रही है, जब स्कूल जाने लगे हैं, जिन्होंने ड्रॉप आउट नहीं लिया है, जो आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, ये भी सवाल मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि उन बच्चियों को पढ़ना है, 12वीं के बाद वो अपना कॉलेज कंटिन्यू करें, आप कुछ अपने आप उनको गाइडेंस मिले। अलग अलग कैंप्स हालांकि लगाए जाते हैं ताकि करियर गाइडलाइंस उनको मिल सकें, और वो प्रयास भी करती हैं, लेकिन जो संख्या है वो बहुत है। और उतनी तादाद में उन बच्चियों को एडमिशन देना सरकारी कॉलेजेस में, क्या उतने कॉलेजेस उनके एरिया में हैं, या तो फिर ये भी दिक्कतें होती हैं स्कूल छोड़ने की, कॉलेज या फिर स्कूलों का एक डिस्टेंस पर होना, दूर होना, और वहाँ तक उन बच्चियों का नहीं पहुँच पाना। कई बार तो इसी वजह से पढ़ाई छूट जाती है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर अवश्य ध्यान देने की ज़रूरत है। और निश्चित ही जो अभी हमारे साथ रघुवंशी जी जुड़कर बता रहे थे कि सुधा मलैया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सदस्य हैं आप महिला आयोग से। बहुत बहुत स्वागत सुधा मलैया जी आपका अनादि टीवी पर। मैडम सुन पा रही हैं आप मुझे? विद्यालय की चांसलर हूँ मैं, अभी कुलाधिपति हूँ। और मेरे अपने 3 स्कूल चल रहे हैं। मैं ये देखती हूँ, जो बात आपने कही, मैंने ये बात शासन में कई बार ये बात सुझाई कि जो बच्चियां डिस्टेंस के कारण स्कूल छोड़ देती हैं, और जहां पर हमारे कई जगह, कई गांवों में 8वीं तक है स्कूल, कई जगह 10वीं तक है, और कुछ ही गांवों में, कुछ बड़े गांवों में ही 12वीं तक है। तो जहां जहां ऐसे हैं, तो मैंने कहा कि 5, 6, 10 गांवों को मिलाकर एक बड़ा स्कूल बनाना चाहिए हमें, बजाय उसके कि हम बच्चों को कुछ और में कटौती करें। लेकिन आप अगर हम बसें लगा दें तो बस से बच्चे एक ही स्कूल में आएंगे, बजाय छोटे छोटे स्कूल जगह जगह खोलने के एक बड़ा स्कूल खोलें जहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और पूरी अच्छी व्यवस्था हो। जैसे ये कॉलेज मॉडल स्कूल्स खुलते हैं और जो नवोदय के स्कूल्स खुलते हैं, ये बहुत कम है। तो इस दृष्टि से ऐसे स्कूल, ज्यादा छोटे छोटे स्कूलों को खत्म करके, ये जो कॉन्सेप्ट था कि 200 की आबादी पर हम एक स्कूल देंगे, वो कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। हमको बसें चलाना चाहिए या वाहन ट्रांसपोर्ट सुविधा देके अगर हम 12, 15, 20 गांवों का संकुल बनाकर वहां एक एक बड़े स्कूल पर पूरा पैसा लगाया जाए सरकारी, और उनको पूरा फुल फ्लेजेड करा जाए, और टीचर्स के लिए भी आवास बनाया जाए, तो लोग वहां रहेंगे भी, टीचर्स भी आएंगे। जो ये कमी गांवों में दिखती है कि शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहे, अपनी जगह संविदा नियुक्ति वाले भी कई जगह अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं। हम तो राजनीति में भी रहे हैं, तो हमको पता है, जब शिकायत करते हैं, जब गांवों में जाते थे चुनाव प्रचार के लिए कि भैया शिक्षक ही नहीं आता, तो ये गलतियां रहती हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान नई शिक्षा नीति है सरकार की, उसके कारण जो ये ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको भी हमें मानना चाहिए, स्वागत योग्य बात है ये। अगर इस तरीके से और चला तो आगे रहेगा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ लड़कियों की शिक्षा के बारे में, कि लड़कियां जब भी अगर मान लिया 10वीं या 12वीं के बाद या बीए के बाद भी कुछ नई नौकरी नहीं करी, नौकरी करना जरूरी नहीं है, वो एक अच्छी माँ तो बन रही है। और अपना कैरियर अगर जो लड़कियां लेना चाहती है, तो वो तो किसी तरह, जो जिनमें जज्बा है, जिनमें चिंगारी है, वो तो पढ़ ही लेंगी कहीं ना कहीं आके। और उनके माँ बाप भी पढ़ाते हैं, गाँव में नहीं, थोड़ा और बड़े शहर में या बड़े कस्बे में आकर वो मकान लेकर रहते हैं, बच्चियां पढ़ती भी हैं। तो इसको और इसका वो करने की जरूरत है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है।
लेकिन फिर भी जिस प्रकार से पढ़ाई होएगी और सरकारी कॉलेज स्कूलों में जो जिस प्रकार से शिक्षा में सुधार हो रहा है और होगा, वह बहुत श्लाघनीय है, अभिनंदनीय है। हमें और इस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं समझती हूँ सरकारों को, जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी मैं कई बार इस बारे में जब प्रयास करने की जरूरत है, और मंशा अगर चीजों को दुरुस्त करने की हो तो क्यों ना होगा, अगर कोशिशें की जाए, प्रयास हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधा मलैया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किया जा सकता है जो आप सोच रहे हैं, यानी अगर कंबाइन करके कुछ गांव को एक बड़ा स्कूल बनाया जा सकता है और उन बच्चियों को स्कूल तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा सकती है, तो शिक्षा का लेवल भी दुरुस्त होगा। जगह जगह छोटे छोटे स्कूल बनाने से अच्छा है बड़े स्कूलों का निर्माण हो और उन लोगों को वहां तक लाने के प्रयास किए जाएं। और भी कई सुझाव जो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने हमें दिए। उम्मीद करते हैं कि सरकारों तक ये बातें पहुंचेंगी और ये ध्यान दिया जाएगा कि सिर्फ स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का कम ना हो, उनकी शिक्षा के स्तर में भी सुधार हो, तब तो उनके भविष्य में आगे वो काम भी कर पाएंगी, कुछ और भी सोच पाएंगी। वरना 12वीं के बाद कई बार कॉलेज जाती भी हैं लड़कियां, कई बार ड्रॉप ले लेती हैं। उस मानसिकता को भी दुरुस्त करना है और उनके आगे वो फ्यूचर में कैसे compete कर पाएं प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।